बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिजियोलॉजी ऑफ मैक्चुरेशन। अच्छा, तो फिजियोलॉजी ऑफ मैक्चुरेशन जो है उससे पहले पढ़ने से ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, तो उसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? उसमें है पेयर ऑफ किडनी और पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद है मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व है? उसमें जो है हमारे पास इन्वॉल्व है पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ किडनी है, एक लेफ्ट किडनी और दूसरी राइट किडनी, मेल में भी और फीमेल में भी। और उसके बाद है यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर, एक किडनी से आएगा और दूसरा दूसरी किडनी से। और कहाँ पर आते हैं ये दोनों? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद मेल यूरेथ्रा एंड देन फीमेल यूरेथ्रा। अच्छा, इंपॉर्टेंट मसल्स जो इन्वॉल्व है मैक्चुरेशन में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मसल में एक हमारे पास आते हैं डिट्रूसम मसल। डिट्रूसम मसल्स ये वाले मसल जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं। डिट्रूसम मसल कहाँ पर होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर होते हैं डिट्रूसम मसल। मेल में जो यूरिनरी सिस्टम है वहां पर भी, और जो फीमेल यूरिनरी सिस्टम है वहां पर भी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मसल्स है वो कौन से है? इंटरनल स्फिंक्टर, ये वाले इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि फीमेल में इंटरनल स्फिंक्टर नहीं होते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मौजूद होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो फीमेल यूरेथ्रा है वो शॉर्ट होता है, शॉर्टर होता है, और एज कम्पेयर टू द मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा जो होता है वो लॉन्ग होता है और जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है। और इसके अलावा फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम है वहां पर, या जो फीमेल यूरेथ्रा है वहां पर कोई इंटरनल स्फिंक्टर नहीं होता, जबकि मेल में इंटरनल स्फिंक्टर भी मौजूद होते हैं। ये डिफरेंस है मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है वो कौन से मसल से बना होता है? डिट्रूसम मसल से। और चूंकि ये मसल है तो इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और साथ में रिलैक्स भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरिन की होल्डिंग में या रिटेंशन में। मतलब कि कब हमने यूरिनेट करना चाहिए और कब हम उसको होल्ड कर सकते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट मसल रोल प्ले करते हैं। और वो कौन से हैं? इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही बात दोहराई है कि फीमेल जो है उसके अंदर जो इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर होता है वो मौजूद नहीं होता, और उनमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर होता है। और जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू द मेल यूरेथ्रा, और इसी वजह से फीमेल जो है वो मोर वनरेबल है। मतलब उनको मोर चांसेस है कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। अच्छा, रिसेप्टर्स जो इन्वॉल्व है मैक्चुरेशन में, ऐसे कौन से रिसेप्टर्स है जो कि मैक्चुरेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं? तो उसमें हमारे पास 4 किस्म के रिसेप्टर है। M3 रिसेप्टर, मस्क्यूरेनिक 3 रिसेप्टर, जो कि कहां पर मौजूद होते हैं? डिट्रूसम मसल। और डिट्रूसम मसल कहां पर मौजूद थे? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का जो डिस्ट्रूसम मसल्स थे वहां पर M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इसके अलावा वहां पर और रिसेप्टर भी होते हैं जिसका नाम है बीटा 3 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ये जो बीटा 3 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है ये भी डिट्रूसम मसल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड किस्म के रिसेप्टर्स है वो है अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो इंटरनल स्फिंक्टर पर मौजूद होते हैं। मतलब कि ये सिर्फ मेल में मौजूद होंगे, फीमेल में नहीं होंगे, क्योंकि फीमेल में तो इंटरनल स्फिंक्टर नहीं होता। इसके अलावा चौथी किस्म के जो रिसेप्टर है उसका नाम है निकोटेनिक रिसेप्टर। निकोटेनिक रिसेप्टर जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, 4 किस्म के रिसेप्टर है। M3 रिसेप्टर, बीटा 3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर ये दोनों के दोनों मौजूद होते हैं कहां पर? डिट्रूसम मसल पे। और डिट्रूसम मसल कहां पर होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं। और जो तीसरे मसल्स है, जो रिसेप्टर्स है, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, वो इंटरनल स्फिंक्टर पर मौजूद होते हैं, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर मौजूद होते हैं।
ये M3 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर कहां पर मौजूद है? इंटरनल स्फिंक्टर। और निकोटेनिक रिसेप्टर कहां पर मौजूद होते हैं? एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे। ये मेल यूरेथ्रा की बात हो रही है। फीमेल में जो M3 रिसेप्टर है और बीटा 3 रिसेप्टर है वो यहाँ पे डिट्रूसम मसल में होंगे, और निकोटेनिक रिसेप्टर जो होंगे वो कहां पर होंगे? एक्सटर्नल स्फिंक्टर में। ठीक है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर मौजूद होगी। अब मैच्योरेशन जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, बेसिकली इसको कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वही कंट्रोल करती है। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यही कंट्रोल करता है। उसमें ऐसे कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? तो सबसे पहली जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहां पर मौजूद होती है? ये होती है सैक्रल रीजन जो है हमारा, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो सैक्रल रीजन है वहां पर एक नर्व होती है जिसका नाम है पेल्विक नर्व। वो पेल्विक नर्व जो है वो क्या काम करती है? वो एज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो काम करती है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, ये करती क्या है? ये रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जब ये रिलीज कर देती है तो वो बाइंड हो जाती है M3 रिसेप्टर के साथ, और M3 रिसेप्टर कहां पर मौजूद था? डिट्रूसम मसल के साथ, और ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन काज करती है। तो आप सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है या जो पेल्विक नर्व है वो यूरिनेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जब हम यूरिनेट करते हैं तब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है या पेल्विक नर्व है वो रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाता है M3 रिसेप्टर के साथ, और M3 रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड हो जाता है तो वो क्या काज कर देता है? जो डिट्रूसम मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन काज कर देता है। उसको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उससे हमें क्या होगी? यूरिनेशन काज होगी। ठीक है, ये हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो सैक्रल रीजन है उससे एक नर्व निकली है जिसका नाम है पेल्विक नर्व। वो हमारे पास क्या है? एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। वो रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाता है M3 रिसेप्टर के साथ, और फिर वो काज कर देता है ये जो डिट्रूसम मसल्स है उसके ऊपर पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी क्या काज करता है? उसकी कॉन्ट्रैक्शन काज कर देता है। और आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि क्या किस चीज में मदद कर सकता है? यूरिनेशन में हमारी मदद करता है। उसके बाद है सेकंड, सोमैटिक नर्व। सोमैटिक नर्व जो है इसको प्यूडेंटल नर्व भी कहा जाता है। ठीक है, प्यूडेंटल नर्व ये हमारे कंट्रोल में होती है, और ये कहां पर होती है? ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर में होती है। सोमैटिक नर्व जो है वो भी रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन, लेकिन वो बाइंड अब कहां पर होगी? निकोटेनिक रिसेप्टर पर। और निकोटेनिक रिसेप्टर कहां पर मौजूद होते हैं? एक्सटर्नल स्फिंक्टर में, जिसकी वजह से हम यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अर्ज फील हो कि अब हमें यूरिनेट करना चाहिए, और हमें हमारा जो है मतलब उस टाइम कोई सुटेबल कंडीशन ना हो, वॉशरूम अवेलेबल ना हो, या फिर हम ऐसी जगह हो जहां से उठ के हम जा नहीं सकते, तब हम यूरिन को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। उस टाइम हमारा कौन सा सिस्टम नर्व एक्टिवेट होता है? सोमैटिक नर्व हमारा एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है? वो फायर करता है, सिग्नल भेजता है किसके जरिए? एसिटाइल कोलिन। सोमैटिक नर्व हमारा एक्टिवेट होता है। सोमैटिक नर्व को प्यूडेंटल नर्व भी कहा जाता है। सोमैटिक नर्व हमारा उस टाइम एक्टिवेट होता है और वो रिलीज करता जाता है एसिटाइल कोलिन। वो एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड होता जाता है निकोटेनिक रिसेप्टर पर, जो कि कहां पर मौजूद है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर मौजूद है, जो क्या काज करता है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, दबा देता है, ताकि यूरिन बाहर ना निकले, यूरिनेशन ना हो। ठीक है, तो ये हमारे यूरिन को होल्ड करने में मदद करता है, रिटेन करने में मदद करता है। ये हमारा क्या है? अच्छा, और ये कहां पर मौजूद? ये जो सैक्रल रीजन है वहां पर मौजूद है प्यूडेंटल नर्व। कौन सा नर्व है? सोमैटिक है, जो हमारे कंट्रोल में है। वो रिलीज करता है क्या चीज? एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, जो कि बाइंड हो जाता है निकोटेनिक रिसेप्टर के साथ, और वो क्या काज करती है? जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसकी कॉन्ट्रैक्शन काज कर देती है। और कॉन्ट्रैक्शन से फिर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है कि हम उस टाइम होल्ड कर देते हैं यूरिन को। यूरिनेशन जो है उसको हम होल्ड कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। तीसरी जो नर्व इन्वॉल्व है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है। ठीक है, कहां पर मौजूद होता है? ये थोरेसिक और लंबर रीजन में मौजूद होता है।
कौन सी नर्व है? हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है जो कि एज अ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम काम करती है, एज अ सिंपैथेटिक नर्व काम करती है। और ये कैसे काम करती है? जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है वो रिलीज, जो हमारा पास हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है वो रिलीज करती है नॉर एड्रीनालाइन, ठीक है। वो नॉर एड्रीनालाइन रिलीज करती है, नॉर एड्रीनालाइन पर जाके दो रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है। वो दो रिसेप्टर कौन से? एक तो बीटा 3 रिसेप्टर है जो कहां पर मौजूद थे? डिट्रूसम मसल्स के ऊपर मौजूद थे। और ये क्या करते हैं? ये डिट्रूसम मसल के साथ जब कंबाइन अटैच हो जाते हैं, जब नॉर एड्रीनालीन, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है वो नॉन एड्रीनालीन रिलीज कर देता है, वो बीटा 3 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है जो कि कहां पर मौजूद है? डिट्रूसम मसल के ऊपर मौजूद है। तो वो उसकी रिलैक्सेशन काज कर देता है ताकि वो जरा रिलैक्स रहे और हमें जो है अर्ज फील ना हो यूरिन की, ठीक है। सेकंड जो है वो कौन से है? सेकंड जो है वो नॉन एड्रीनालीन कहां पर अटैच होता है? वो अटैच होता है अल्फा 1 रिसेप्टर पर। और अल्फा 1 रिसेप्टर कहां पर मौजूद है? इंटरनल स्फिंक्टर पर मौजूद है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ मेल में होगा, ठीक है। तो वो नॉर एड्रीनालीन कहां पर मौजूद होता है? अल्फा 1 रिसेप्टर पर के साथ बाइंड हो जाएंगे जो कि कहां पर मौजूद है? इंटरनल स्फिंक्टर। और जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो उसकी क्या काज करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन काज करते हैं। अब यहां पे आप लोग गौर करें कि बीटा 3 रिसेप्टर के साथ जब नॉर एड्रेनालाइन रिलीज हो जाता, बाइंड हो जाता है तो उसकी रिलैक्सेशन काज कर देता है, उसको रिलैक्स कर देता है। मतलब कि उसको और भी रिलैक्स कर देता है कि हमें अर्ज फील ना हो, हमें यूरिनेशन की अर्ज फील ना हो, ठीक है। दूसरा ये क्या काज करता है? जो अल्फा 1 रिसेप्टर है जो कि कहां पर मौजूद होता है? इंटरनल स्फिंक्टर पे, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, डिट्रूसम मसल को रिलैक्स कर देते हैं और जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है वो हेल्प करता है कि हम यूरिन को होल्ड कर सके। कैसे? कि डिट्रूसम मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें यूरिनेशन की अर्ज फील होगी, हमें महसूस होगा कि अब हमें यूरिनेट करना चाहिए, लेकिन हाइपोगैस्ट्रिक नर्व उसको क्या कर देता है? उसको रिलैक्स कर देता है ताकि हमें अर्ज फील ना हो कि हम यूरिन पास करें। दूसरी फिर वो क्या करेगा? जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उसको दबा देगा ताकि यूरिन जो है वो बाहर की तरफ ना निकले। तो ये हमें हमारे पास हेल्प करता है यूरिन को होल्ड करने में। तो बेसिकली हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो यूरिनेशन में मदद करता है, यूरिन के पास आउट में मदद करता है। जो सोमैटिक नर्व है और जो सिम्पैथेटिक नर्व है ये दोनों मदद करते हैं यूरिन को होल्ड करने में, ठीक है। जो हमारा पैरापेल्विक नर्व है या पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो क्या रिलीज करता है? एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है जो कि कहां पर बाइंड होता है? M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और डिट्रूसम मसल को क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मतलब दबा देता है। जब दब जाएगी हमारी डिट्रूसम मसल तो उसकी वजह से हम यूरिनेट कर सकेंगे, हमें यूरिन जो है वो पास आउट कर सकेंगे। लेकिन ये जो बाकी दो नर्व है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और जो सोमैटिक नर्व है, ये दोनों नर्व यूरिन को होल्ड करने में मदद करेगी, ठीक है। कैसे मदद करेगी? जो प्यूडेंटल नर्व है वो रिलीज करेगी एसिटाइलकोलिन जो कि बाइंड हो जाएगी निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, कहां पर मौजूद है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर, और यहां पर उसकी कॉन्ट्रैक्शन काज कर देगी। और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि मसल जो है वो दब जाएंगी, जो स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाएगा और उसकी वजह से हम जो है यूरिन को होल्ड करने में मतलब होल्ड करने में कामयाब होंगे, यूरिन को होल्ड कर पाएंगे। दूसरे जो हमारे हैं वो है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व या सिम्पैथेटिक नर्व। वो क्या काज करेगी? वो जो है वो नॉर एड्रेनालिन रिलीज करेगी जो कि बीटा 3 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और जो डिट्रूसम मसल है उसको रिलैक्स कर देगा ताकि हम यूरिन की अर्ज फील ना हो। दूसरा ये क्या करेगा कि जो अल्फा रिसेप्टर है जो कि इंटरनल स्फिंक्टर पर मौजूद है उसके साथ बाइंड हो जाएगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उसको दबा देगा ताकि हम यूरिन को होल्ड कर सके, ठीक है। अब जो है मैच्योरेशन जो है वो बेसिकली 2 फेजेस में होती है,
ठीक है। कौन कौन से, एक स्टोरेज फेज होती है जब किडनी हमारा फिल्टर कर रहा होता है। क्या चीज फिल्टर कर रहा होता है? हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है। ब्लड में से ब्लड का जो प्लाज्मा है उसको फिल्टर आउट कर रहा होता है, जो कि हम क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि क्या होता है, जीएफआर क्या होता है, किस तरीके से वो रेगुलेट करता है, कैसे फिर ब्लड आता है। हम बेसिकली हमारे जो कार्डियक आउटपुट है उसका 20 to 25% जो है वो कहां पर आता है? वो हमारे किडनी में आता है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और किडनी उसको फिल्टर कर देती है, जो हमें चाहिए, जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है उसको दोबारा रिस्टोर कर लेती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है। और जो चीजें एक्स्ट्रा होती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, उसको क्या कर देती है? उसको फिल्टर्ड आउट कर देती है, ठीक है। तो वो कौन सा फेज होता है? वो स्टोरेज फेज होता है। रिलैक्स, उसमें हमारा जो ब्लैडर होता है वो क्या होता है? वो रिलैक्स होता है। उसमें हमारा जो ब्लैडर होता है वो रिलैक्स होता है और स्लोली किडनी से यूरेटर के जरिए जो यूरिन है, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो किडनी से आ रहा होता है यूरिनरी ब्लैडर में और उसमें स्टोर हो रहा होता है। सेकंड जो हमारा है वॉइडिंग फेज है। वॉइडिंग फेज का मतलब है पीइंग फेज भी उसको हम कह सकते हैं और यूरिनेटिंग फेज भी उसको हम कह सकते हैं, जिसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि फोर्स कर देता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कि वो ओपन हो जाए, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फोर्स करेगा हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा उसको, और उसकी वजह से यूरिनेशन होगी, डिस्चार्ज हो जाएगा किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू, मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा के थ्रू। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होता है? जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होता है तो हमारे पास यूरिन बहुत कम होता है, तो जो डिट्रूसम मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते, वो रिलैक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स है जैसे जैसे वो बड़े फिल होते जाएंगे वैसे वैसे वो दबते जाएंगे, ठीक है। जगह ज्यादा होती जाएगी और जगह की ज्यादा हो जाने की वजह से फिर वो क्या हो जाएंगे? दबेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास यूरिन बहुत कम है क्योंकि वो जमा हो रहा है, तो हमारे पास कोई स्ट्रेचिंग नहीं है डिट्रूसम मसल की। जब डिट्रूसम मसल की कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, जो पेल्विक नर्व है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, उसमें स्लो स्लो सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है। जब स्लो सिग्नल जा रहे हैं तो ये स्लो सिग्नल क्या काज करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को। जब हाइपोगैस्ट्रिक नर्व स्टिमुलेट होगा तो वो रिलीज करेगा नॉर एड्रेनालिन। जब नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा तो वो 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। पहले अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 3 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जो कि कहां पर मौजूद है? डिट्रूसम मसल में मौजूद है, और वो उसकी रिलैक्सेशन काज करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन फिलहाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जो कि क्या करेगी? जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगी, उसको दबा के रखेगी। अभी हमारे पास, जब हमारे पास यूरिन बहुत कम होता है, स्टोरेज फेज होता है, तब हमारे पास स्लो सिग्नल जा रहे होते हैं, ठीक है, स्लो सिग्नल। उस स्लो सिग्नल की वजह से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व स्टिमुलेट होता है। जब हाइपोगैस्ट्रिक नर्व स्टिमुलेट होगा तो नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा। नॉर एड्रेनालिन जब रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? बीटा 3 रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा और जो डिट्रूसम मसल है उसको रिलैक्स रखेगा और जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा, दबा के रखेगा, और उसकी वजह से हम क्या होंगे? इस काबिल होंगे कि यूरिन जो है उसको रिटेन कर सकेंगे, उसको जो है वो क्या कर सकेंगे? होल्ड कर सकेंगे। जब हमारा ब्लैडर जो होगा वो फुल हो जाएगा, टू मच यूरिन होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग काज होगी जो डिट्रूसम मसल है, उसकी वजह से क्या होंगे? फास्ट सिग्नल, इंक्रीज फायरिंग होगी, फास्ट सिग्नल पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो सेंड करेगा। कहां पर सेंड करेगा? जो मैक्चुरेशन सेंटर है पोन्स में, वहां पर उसको भेजेगा। फिर वो क्या करेगा? पहले जब स्लो सिग्नल थे तब हमारा जो रिसेप्टर, तब हमारा जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व था वो स्टिमुलेट था। अब जब फास्ट रिसेप्टर है, सॉरी, जब फास्ट सिग्नल जा रहे हैं, तब जब हमारा ब्लैडर फुल है उस टाइम फास्ट रिसेप्टर फास्ट सिग्नल जाएंगे। जब फास्ट सिग्नल जाएंगे तब हमारा जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिटर का मतलब है कि अब वो नॉर एड्रेनालिन रिलीज नहीं करेगा। जब वो नॉन एड्रेनालिन रिलीज नहीं करेगा तब क्या होगी? उसने तो वो क्या काज करता था कि जो डिट्रूसम मसल है उसको रिलैक्स करके रखता था। अब जो है डिट्रूसम मसल रिलैक्स नहीं रहेगी। डिट्रूसम मसल कौन से स्टेज में आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन उसकी आ जाएगी। दूसरा जो है वो क्या काज करता था कि इंटरनल स्फिंक्टर
स्फिंक्टर जो है उसको दबा के रखता था, लेकिन अब चूंकि ये इनहिबिट हो गया, काम नहीं कर रहा, तो हमारा जो इंटरनल स्फिंक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तीसरा ये क्या करेगा, जो सोमेटिक नर्व है उसको भी इनहिबिट करेगा। सोमेटिक नर्व कौन सा नर्व था, जो कि दबा कर रखता था एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। तो अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स रहेगा, वो भी रिलैक्स हो जाएगा, वो भी खुल जाएगा। क्या हुआ, जब हमारा ब्लैडर फुल था तब जो है डिट्रूसम मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग हो गई, जिसकी वजह से तेज तेज सिग्नल जाना शुरू हो गई। फास्ट सिग्नल की वजह से जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व था वो भी इनहिबिट हो गया, और जो सोमेटिक नर्व था वो भी इनहिबिट हो गया। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की इनहिबिशन की वजह से क्या हो गया कि जो डिट्रूसम मसल रिलैक्स थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर जो था वो पहले बंद था, दबा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो ओपन हो गया है। साथ में जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर था जिसको सोमेटिक नर्व कंट्रोल कर रहा था वो इनहिबिट हो गया, तो उसकी वजह से जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर था वो भी ओपन हो गया है। डिट्रूसम मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों ओपन हो गए, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम यूरिनेट करेंगे, यूरिन को पास आउट करेंगे, उसको हम कहते हैं वॉइडिंग रिफ्लेक्स, या उसको हम कहते हैं वॉइडिंग। और ये हमारा था सारा मैक्चुरेशन की फिजियोलॉजी की कैसे वो जो है कंट्रोल होता है।